So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर वी आर प्राउड ऑफ देम। और हमें किस पर प्राउड करना चाहिए, किस पर गर्व करना चाहिए, कल हम लोगों ने देखा कि जो अच्छा काम करेगा, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, उस पर हमें प्राउड फील होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखेंगे आज हमें किस पर प्राउड करना चाहिए। पूरी के तरीके से कंसंट्रेट होइए जैसे कि कल हुए थे आप और अच्छी तरीके से आपने समरी दी थी। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 13 वी आर प्राउड ऑफ देम। तो कल हम लोगों ने प्राउड किया था सोक्रेटिस पर, अब्राहम सोक्रेटिस नहीं, सोक्रेटिस है, सोक्रेटिस इसको पढ़ते हैं। दूसरा हमने प्राउड फील किया अब्राहम लिंकन पे, तीसरा कार्ल मार्क्स पे। आज हम लोग प्राउड फील करेंगे अपने रिमेनिंग 3 लीजेंड्स पर। पहले हैं महात्मा गांधी जी, अपने राष्ट्रपिता बापू। दूसरे हम पढ़ेंगे मार्टिन लूथर किंग के बारे में, मार्टिन लूथर किंग। और तीसरा है मदर टेरेसा। इन 3 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन्होंने सोसाइटी के लिए ऐसा क्या काम कर दिया है जिस वजह से आज हम इन्हें याद कर रहे हैं और इन्हें पढ़ रहे हैं, प्राउड भी फील कर रहे हैं। चलते हैं अपने उन टॉपिक्स पर। सबसे पहले रहे हमारे महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर पिक हमने लगाई है इनकी तिरंगे के साथ, क्योंकि इन्होंने तिरंगे के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। ठीक है, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, बहुत जगह पूछा जाता है कि गांधी जी का पूरा नाम बताओ, तो जान लो आज से, मोहनदास करमचंद गांधी was born on October 2, 1869 at पोरबंदर, गुजरात इन इंडिया। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ पोरबंदर, गुजरात में एक सिटी टाइप की है पोरबंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर। और ईयर कौन सा था? 1869। He studied law in England and became a barrister। ये भाई साहब विदेश गए थे पढ़ने, वहां से पढ़ करके आए और बैरिस्टर बने। He started law practice in South Africa। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी गए, बहुत घूमते थे। साउथ अफ्रीका गए, वहां पे इन्होंने लॉ प्रैक्टिस की। जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है इनके साथ? इन साउथ अफ्रीका ही वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ ब्लैक पीपल एंड इंडियंस दैट सेटल्ड देयर। वहां पर ये देखे कि जो साउथ अफ्रीकन जो ब्लैक्स हैं और यहां से जो इंडियंस गए हैं, उनके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार हो रहा है, बहुत ही मिसबिहेव हो रहा है। उसको देख करके एकदम शॉक हो गए कि इतनी डेवलप्ड कंट्री में ऐसा हो रहा है। मतलब यहाँ पर मैं लॉ प्रैक्टिस करने आया हूँ, ये सोच करके बहुत ही अच्छी कंट्री होगी, और यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि ब्लैक पीपल को सताया जा रहा है। द वाइट ट्रीटेड देम एज थर्ड क्लास सिटीजन्स एंड अनटचेबल्स। वो लोग जो वहां पर व्हाइट्स थे, जो गोरे रंग के थे, वहां पर साउथ अफ्रीका में वो लोग जो काले थे या फिर जो इंडियंस थे, उनको थर्ड क्लास सिटीजन समझ रहे थे और उनको अनटचेबल मानते थे, उनको छूना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी वोड टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो गांधी जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई तो हमारी बाद में होगी, पहले जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ है, यहाँ जो ये रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, इस पर हमें लड़ाई करनी होगी। लड़ाई इनकी नॉन वायलेंस रहती थी, लड़ाई झगड़ा वायलेंस वाला नहीं। ठीक है, आई हेट वायलेंस वाला रहता था। He brought Indians and blacks close to each other and asked them to fight and protest against the injustice done to them। जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जितने भी मजदूर हो, जितने भी सताए हुए लोग हो, वर्कर्स हो, सभी इकट्ठा हो जाओ और जितने कैपिटलिस्ट हैं इनके खिलाफ विद्रोह कर दो, इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दो। उसी तरीके से महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि जितने ब्लैक्स हैं, इंडियंस हैं, वो क्लोज आ जाएं, वो एक दूसरे के पास आ जाएं और प्रोटेस्ट करें इन व्हाइट्स के खिलाफ कि ये अपनी जो इनजस्टिस है इसको हटाएं। ही क्वाइंड हिज मोड ऑफ फाइट सत्याग्रह।
और ये जो इनकी लड़ाई थी इसको इन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। ध्यान रखना, सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में हुआ था। वहां पर व्हाइट्स क्या कर रहे थे? ब्लैक और इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, उनको थर्ड क्लास मान रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि दोनों लोग साथ में आ जाओ, ब्लैक्स भी और इंडियंस भी, और मिल करके एक लड़ाई करो इन गोरे रंग के खिलाफ। ये जो लड़ाई हो रही, जो इनजस्टिस है, जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई करो। तो उसी को नाम दिया गया सत्याग्रह, विच स्ट्रांगली stated that one should stick to one's demand and try to persuade the opponent to accept it without using physical force or violence। तो सत्याग्रह में क्या था कि हम जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी ब्लैक हैं वहां पे रह रहे हैं, वो क्या करेंगे? अपनी डिमांड पर तटस्थ रहेंगे, अपनी डिमांड पर डटे रहेंगे और सामने वाले को मनवाएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके की नीति छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा मनवाना है कि मार पीट ना होने पाए, वायलेंस ना होने पाए, समझा करके हमें अपनी बात मनवानी है। सत्याग्रह का ये मेन मोटिव था, लड़ाई झगड़ा नहीं। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी fought for 20 years and got success in removing many of these discriminatory laws। गांधी जी ने 20 साल वहां लड़ाई की इस तरीके से, और 20 साल बाद जाकर के उनको विजय हासिल हुई, वो जीते और वहां के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को इन्होंने हटाया। तो इसी वजह से महात्मा गांधी जी की साउथ अफ्रीका में वहां पे मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका वाले महात्मा गांधी जी को बहुत मानते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में गांधी जी आ जाते हैं, लॉ प्रैक्टिस वगैरह करके इंडिया आ जाते हैं और आके सबसे पहले क्या करते हैं? नमस्ते इंडियंस। इंडियन से क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। देखो यहां फोटो लगी हुई है, ठीक है, नमस्ते करते हैं। Here too he was disheartened to see the miserable condition of Indians in their own country। और यहां पर आकर के देख रहे हैं, अरे साउथ अफ्रीका में तो वहां पर तो दिक्कत थी, यहां पे तो और ही दिक्कत है हमारे इंडियंस भाई बहनों की। यहां पर तो और ही बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। डिसहार्टेंड मतलब दिल टूट गया इनका, इतना परेशान हुए। They were being ruled by the British। He pleaded people to disobey the British laws। यहां पर क्या चल रहा था? उस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था, ब्रिटिश का शासन चल रहा था, और ब्रिटिश बहुत ही बेकार तरीके से हम लोगों से व्यवहार कर रही थी। तो उसको देख करके महात्मा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हुए। He pleaded people to disobey the British law। ये यहाँ के लोगों से प्लीड किए, यहाँ के लोगों से विनती किए कि भाई साहब ऐसा है कि ब्रिटिश लॉ जितने भी हैं, ब्रिटिश के जितने भी कानून हैं, उसको डिसओबे कर दो, उसको मानने से इनकार कर दो। दिस वॉज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको क्या कहा गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ईस्ट चलो तो हम चलेंगे वेस्ट, वो कहेंगे नॉर्थ चलो तो हम चलेंगे साउथ, वो कहेंगे दिन में सो तो हम दिन में नहीं सोएंगे, रात में सोएंगे। मतलब कि हम उनके साथ कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो भी उनके लॉज हैं हम उसको नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि सब लोग ऐसा करो, यही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम उनका कहना नहीं मानेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हम इंडियंस के साथ कितना गलत कर रहे हैं। वो जो कहते थे इंडियंस मान लेते थे, नहीं मानते थे तो मार खाते थे। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने कहा मार भले खा जाओ, लेकिन अब से उनका कहना मत मानो। Hundreds of students left government school, many people resigned government jobs। जब गांधी जी ने ऐसा कहा, और गांधी जी की उस समय बहुत चलती थी, गांधी जी अगर एक बार जो कह दिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान मानता था उसे। तो गांधी जी ने कहा कि क्या करो, जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके स्कूल में जितने पढ़ रहे थे स्टूडेंट, सब वहां से वो दे दिए, वहां से निकल आए, क्या कि हमें नहीं पढ़ना इन गवर्नमेंट स्कूल में। और बहुत सारे पीपल जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, इंडियंस थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके इनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आकर के बैठ गए, धरने पे बैठ गए कि हम कहना नहीं मानेंगे। इन 1942 गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 1942 आया और इसमें इन्होंने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट मतलब बंद करना, इंडिया से अंग्रेजों को बंद करना, मतलब इंडिया से अंग्रेजों को हटाना, वापस कर ले जाना इनको ब्रिटिश। ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। इन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप बहुत दिन रह लिए हमारे यहां, अब ऐसा है कि आप निकलिए। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने अंग्रेजों से यह कहा।
He was arrested and later released in 1944. अंग्रेजों ने कहा भाई साहब तुम तो अभी घूम टहल के आ रहे हो, इतने दिन इंडियंस ने हमको रहने दिया और तुम ऐसा कह रहे हो, चलो अरेस्ट हो जाओ। तो इनको बंद कर दिया गया जेल में, ठीक है। उसके बाद 2 साल ये बंद रहे जेल में। 1944 में ये रिलीज किए गए। द मेन वेपन ऑफ गांधी जी वॉज अहिंसा और नॉन वायलेंस। गांधी जी का जो हथियार था वो कोई पिस्टल या फिर लाठी वगैरह नहीं थी। लाठी लेके चलते थे ये, लेकिन लाठी का इस्तेमाल नहीं करते, मारने पीटने में इस्तेमाल नहीं करते थे। तो गांधी जी का मेन वेपन जो था, मेन हथियार वो था अहिंसा। ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति थे, ठीक है। वायलेंस बिल्कुल भी इनको ना पसंद था, वायलेंस इनको अच्छा नहीं लगता था। गांधी जी आइडियाज वर नॉट लाइक्ड बाय सम पीपल। तो गांधी जी के आइडियाज बहुत पीपल को अच्छे नहीं लगते थे, कुछ इंडियंस को भी अच्छे नहीं लगते थे कि भाई साहब ये क्या बात हुई कि सामने वाला आपको झापड़ मार रहा है, आप दूसरा गाल दिखा रहे हैं। वो झापड़ मार रहा है तो आप भी उसको झापड़ मारिए, ठीक है। लेकिन मानते थे लोग बात इनकी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हद तक इनसे नाराज भी रहते थे कि इस तरीके से बात नहीं बनती है कि सामने वाला आपको मार रहा है, पीट रहा है और गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। तो he was shot dead on 30th January 1940 at Delhi by a fanatic नाथूराम गोडसे। 1940 30th जनवरी को एक नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने इन्हें क्या कर दिया, शूट कर दिया, गोली से, बंदूक से शूट कर दिया। बट हिज डेथ वॉज इवन मोर ग्लोरियस। लेकिन अभी तक गांधी जी की जितनी बात मानी जाती थी, ठीक है, उससे ज्यादा बात तब मानी जाने लगी, इनके बातों पर लोग चलने लगे जब ये मर गए, ठीक है। होता है ना कि जब तक इंसान रहता है तब तक उसकी बुराई होती है और जाने के बाद ही उसकी अच्छाई नजर आने लग जाती। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, अरे बहुत ही मजेदार व्यक्ति था, बहुत ही अच्छी बात करता था। लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसकी लाख बुराइयां होती हैं, ठीक है। उसकी लाख बुराइयां उसके दोस्त, घर, यार सब लोग करते हैं, लेकिन खत्म होने के बाद बहुत ही अच्छा आदमी था, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके गांधी जी के साथ भी हुआ। जब तक थे तो कुछ लोग कोई पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन खत्म होने के बाद इनकी बात और ज्यादा व्यापक हुई और ज्यादा हिंदुस्तान क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। It made his high ideas far more powerful than even before. He is rightly called the father of nation. और उनके खत्म होने के बाद जो उनके आइडियाज थे और पावरफुल तरीके से देश में फैलने लगे और इसी वजह से इनको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से, फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। तो ये रही हमारे गांधी जी की कहानी, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग भाई साहब पूछ रहे हैं, और हाजिक भाई क्या हालचाल, इस तरीके से पूछ रहे हैं, क्या हालचाल है, सब बढ़िया। तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ते हैं। ये कहां पे जन्मे थे, तो मार्टिन लूथर किंग, एक मिनट, मार्टिन लूथर किंग ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग वॉज अ ब्लैक अमेरिकन, ठीक है। देखने में लग रहा है कि ये क्या है, ब्लैक अमेरिकन है। और अमेरिका में भी हर जगह ही लगभग रंग भेद हुआ था, रंग के आधार पर। ही वॉज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। ये बहुत ही पढ़े लिखे थे, तभी देखो डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर ऐसे नहीं लग जाता सबके सामने, ठीक है। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो थे ये एक ब्लैक अमेरिकन थे और ये बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे। Being black, he also got the same treatment as the other black. काले होने की वजह से इनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिला, वैसा ही मिसबिहेव इनके साथ हुआ जैसा और लोगों के साथ हुआ था। He was ill treated at every step. Although slavery was abolished in the USA in 1862, some whites still cherished grudges against blacks. कह रहे हैं कि ये हर स्टेप पे इन्होंने क्या झेला, डिस्क्रिमिनेशन झेला कि तुम काले हो भाई साहब, यहां से निकलो, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साथ इल ट्रीट हुआ, इल ट्रीटमेंट हुआ, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। कह रहे हैं कि 1862 आते आते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्लेवरी जो थी, जो दास प्रथा थी, स्लेवरी मतलब किसी को भी आप जबरदस्ती काम करा रहे हैं और उसके हिसाब से पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो वो होती है स्लेवरी, दास प्रथा होती है। तो 1862 में स्लेवरी
जो थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ वाइट्स ऐसे थे, कुछ गोरे ऐसे थे जो कि अभी भी ब्लैक को क्या कर रहे थे, काले पर्सन को अभी भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे। मार्टिन लूथर अपोज दिस स्ट्रांगली। ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल करियर ही लॉन्च्ड मूवमेंट्स टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक। मार्टिन लूथर को बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ब्लैक थे और इनको पसंद नहीं आ रहा था कि किसी ब्लैक के साथ ज्यादती हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, इसको स्ट्रांगली अपोज किया और ये अपने पॉलिटिकल करियर में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लॉन्च किया कि ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैड टू फाइनली स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन इन बसेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक प्लेसेस। तो इन्होंने इतना दबाव बनाया कि उस समय की गवर्नमेंट ने जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ब्लैक्स का, बस पे जाते थे तो इनको बैठने नहीं दिया जाता था, एजुकेशन में इनको पढ़ाई लिखाई का उचित माहौल नहीं मिलता था, एम्प्लॉयमेंट नौकरी करने में, पब्लिक प्लेसेस में कहीं पे भी ये जाते थे तो इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि आप गार्डन में नहीं घुस सकते, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप वहां नहीं जा सकते। तो ये सब गवर्नमेंट ने फाइनली क्या किया, एबॉलिश किया, बंद कराया। He followed the same path of Mahatma Gandhi, the path of non-violence। और मार्टिन लूथर किंग जो गांधी जी के बहुत ही बड़े प्रशंसक थे, गांधी जी को बहुत मानते थे और इनकी जो नॉन वायलेंस की थ्योरी थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, ये उसी पाथ पर चले, उसी रास्ते पर चले, बिना किसी वायलेंस के अपनी बात मनवाते थे सामने वाले को। He was honored with Nobel Prize for his peacekeeping efforts। और इनको ऑनर किया गया नोबेल प्राइज से, क्योंकि इन्होंने शांति को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया। भाई कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, तब भी आप उसको मार नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आप शांति के दूत ही हैं, आप बिल्कुल शांति ही चाहते हैं। तो इस वजह से वो Once when Dr. King visited India, he said, I am not a tourist, I have come on a pilgrimage to pay homage to the land of Mahatma Gandhi। और एक बार जब मार्टिन लूथर किंग इंडिया आए तो ये कहे कि मैं कोई यात्री नहीं हूं, आई एम नॉट अ टूरिस्ट, मैं कोई यहां पे इंडिया घूमने नहीं आया हूं, आई हैव कम ऑन अ पिलग्रिमेज, मैं एक तीर्थ यात्रा पे आया हूं। तीर्थ यात्रा मतलब ये समझ लो कि किसी हॉली प्लेस पर घूमने जाओ, ठीक है, किसी हॉली प्लेस में मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मतलब जो आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह हो। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा मैं यहां घूमने नहीं आया हूं, मैं यहां तीर्थ यात्रा करने आया हूं। यह बहुत ही पवित्र धरती है जहां पर महात्मा गांधी ने जन्म लिया है, जिस इंडिया में महात्मा गांधी ने जन्म लिया है, मैं वहां घूमने नहीं आया हूं बल्कि तीर्थ करने आया हूं, ठीक है, पुण्य कमाने आया हूं, ऐसा ही लोग ये बोले। ही वर्कड फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, इन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, भेदभाव मिटाने के लिए काम किया। इस वजह से मार्टिन लूथर किंग को आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। अब अपने चैप्टर की लास्ट लीजेंड है मदर टेरेसा। बहुत लीजेंड है लेकिन इसमें हम लोग 6 को ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग की क्लास भी तो छोटी है, 5वीं क्लास में है, इतने लीजेंड को पढ़ लेंगे तो कल हो ना हो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए स्कूल वालों ने क्या किया कि भाई अभी 6 को पढ़ो, बाद में और को पढ़ाएंगे। लास्ट है मदर टेरेसा, ये भी तुमसे देखो कह रही हाजिक भाई नमस्ते कर लेना इनसे, मदर टेरेसा जी से। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन अल्बानिया। मदर टेरेसा कहां जन्म ली? अल्बानिया एक कंट्री है। एट द एज ऑफ 16 सी बिकेम अ नन। 16 साल की उम्र में ही ये नन बन गई। नन क्या होता है? वो थोड़ा देश दुनिया से दूर हो जाते हैं, मतलब माया मोह से। ये जो परिवार का वो होता है कि हमें परिवार के लिए जीना है, खाना है, मतलब कमाना है, फिर खिलाना है, अपने बच्चों को पालना पोसना है, खुद के बच्चों को, दूसरे के बच्चों को उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये होती है फैमिली लाइफ। लेकिन इन्होंने क्या बनना चूज किया? नन, कि हम दुनिया के काम आएंगे, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काम आएंगे। तो इन्होंने नन बनना स्वीकार किया। तो ये व्हाइट क्लॉथ वगैरह पहन ली। When she was 18 year old, she was sent to convent in कोलकाता, इंडिया, ठीक है। जब 18 साल की हुई तो ये कोलकाता आ गई। There was a slum colony called मोती झील near to her convent, इनके कॉन्वेंट के पास ही, ठीक है,
क्या हुआ, एक स्लम कॉलोनी थी जहां पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको उचित व्यवस्था उनके पास नहीं रहती है, कुछ खाने कमाने के लिए चीजें नहीं रहती हैं। मोती झील नाम से स्लम एरिया था, वहां पर ये गई। She noticed the poor people of that area. They were illiterate, ill-fed and sick. जब ये वहां पे गई तो इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ के लोग तो बहुत ही बीमार रहते हैं, खाने के लिए इनके पास भोजन नहीं है। She started going to that slum regularly. इनका बार बार जाने का मन किया कि वहां पर जाकर के लोगों को सर्व करें, लोगों को अच्छी चीज सिखाएं, तो ये उस स्लम में रेगुलरली जाने लगी। There she met the children and offered her services happily by providing food, medicines and clothes. यहाँ पर कुछ बच्चों से मिलती हैं, उस स्लम एरिया में जाकर के, मोती झील का जो स्लम है वहां पर जाकर कुछ बच्चों से मिलती हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनके पास जो भी चीजें रहती हैं, जो भी भोजन रहता है, भोजन प्रोवाइड कराती हैं, मेडिसिन, क्लोथ्स, जो भी इनके पास रहता है वहां पर लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। Seeing the misery and poverty of the slum, poverty मतलब गरीबी, ठीक है, जो उनकी गरीबी थी स्लम की, she decided to open a separate institution of dedicated workers who would help her to serve humanity. तो इन वहां की कंडीशन देख करके सोची कि ऐसा करें, एक अपनी खुद की इंस्टीट्यूशन बना लें, खुद का एक संस्था बना लें जहां पर कुछ डेडिकेटेड वर्कर्स रहें जो क्या कहते हैं रियलिटी में हेल्प करना चाहते हैं। तो वो सब लोग जुड़ें और इस तरीके से स्लम का जो मोती झील का एरिया है यहाँ के लोगों को अच्छा बनाए। She named the institution the Missionary of Charity, और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम इन्होंने रखा Missionary of Charity. She established an institution, Nirmal Hriday Home, Nirmal Hriday Home for the physically challenged people near Dum-Dum Airport in Kolkata. कोलकाता के पास इन्होंने, कोलकाता जो डमडम एयरपोर्ट है वहां पर इन्होंने एक और इंस्टीट्यूशन खोला, निर्मल हृदय होम। इसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी फिजिकली चैलेंज थे पर्सन, जिसके कुछ अंग वगैरह नहीं थे, आंख, नाक, कान, पैर, मुंह, इन सब में कुछ दिक्कत वगैरह थी, तो इसमें उन्होंने उनको रखा और उनकी सेवा करी। शी गैदर्ड लार्ज डोनेशन फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, और इनके पास बहुत अच्छे खासे डोनेशन भी आना शुरू हो गए, जिससे ये और अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प कर पा रही थी। ड्यू टू हर एफर्ट्स many poor and handicapped children lived smooth, cheerful and peaceful life. इनके एफर्ट से बहुत सारे पर्सन बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने लगे, जितने भी हैंडीकैप्ड थे बहुत ही हैप्पी लाइफ जीने लगे। She used to say, all life is to be saved, all are God's children and have right to get love and care. इनका कहना था कि जितनी भी जिंदगी है उनको हमें बचानी चाहिए, क्योंकि सभी के सभी क्या है, गॉड की संतानें हैं, सभी के सभी गॉड की चिल्ड्रन हैं, और सभी को प्यार का और केयर का अधिकार है कि उसको प्यार मिले, उसकी केयर हो, इसका वो अधिकारी है। तो ये मदर टेरेसा जी का मानना था, और इन्होंने काफी कुछ काम किया ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानों के लिए, देश दुनिया के लिए, इस वजह से इनको हम याद करते हैं। तो इस तरीके से खत्म होता है अपना प्यारा सा आर प्राउड ऑफ देम। ठीक बात। तो हमने 6 लीजेंड्स को पढ़ा, एक लीजेंड हमारे यहाँ के हैं, बाकी 5 बाहर देश के थे। तो 6 लीजेंड को पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, और इसी तरीके से हमको भी प्रयास करना चाहिए, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों की मदद हो सके, लोग अच्छी जिंदगी जी सके। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की जितना हमने पढ़ाया है आज, इसकी रीडिंग अच्छे से कर लेना, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग तुम्हें नहीं आ रही है या जिसको बोलने में दिक्कत हो रही है उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद आ जाना अब अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन आंसर जो है वो बुक में ही मार्क वगैरह कर लेना, और हमें टाइमली 7 बजे भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।